हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर इन सभी प्रश्नों में से अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उनको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे जब आप इन प्रश्नों को अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और हो सके तो आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, उसके साथ ही साथ जिन क्वेश्चन का डिटेल हो उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी सचेतक ईमेल है। जब आपको निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्रवाई क्या होगी। तो देखिए एक वायरस के संदर्भ में आपको एक मेल आता है और उसको मेल को जो है यहाँ पर लिखा गया, आप इस मेल को पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि विषय चेतावनी के बारे में है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है, अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करें। तो देखिए इस प्रकार का आपके पास एक मेल आता है हॉक्स का और आपको बोला जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है, अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें, सभी सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करें। तो अब आपको बताना ये है कि इन चारों विकल्पों में से आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इस ईमेल की अनदेखी करना, बी ऑप्शन है प्रेषक को उत्तर देना, सी ऑप्शन दिया गया अपने मित्रों को यह मेल अग्रेसित करना और डी ऑप्शन दिया गया तत्काल अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना और सभी सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करना। तो आप बताइए कि अगर आपको इस प्रकार का मेल आता है, एक वायरस जो कि हॉक्स वायरस के नाम से है और इस मेल में लिखा है कि अगर इस वायरस को आप तत्काल जो है काम करना बंद करना चाह रहे हैं तो आप अपने हार्ड डिस्क में जितने भी सॉफ्टवेयर और कुछ भी डेटा है तो उसको क्या करें कि फॉर्मेट कर दें या अनइंस्टॉल कर दें। और तो उस स्थिति में जो है आप इन चारों विकल्पों में से क्या करेंगे। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस स्थिति में हम इस ईमेल को अनदेखी करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का ईमेल बहुत सारा आता है और इस ईमेल के ट्रस्ट में आकर अगर आप अपने सिस्टम के सभी सॉफ्टवेयर और डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर बैकअप आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको केयरफुली इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है, इस मेल को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप में वो वायरस सिस्टम में है या नहीं और उसके चक्कर में आकर सारे डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं या सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस ईमेल की अनदेखी करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट भी होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि नहीं सर ये आंसर सही नहीं हो सकता है, कोई दूसरा आंसर सही है। तो ऐसे अगर आपको भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो समूह दिए गए हैं। समूह 1 में आईटी से संबंधित शब्द संक्षेप में है, जबकि समूह 2 में अनेक अर्थ हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और उचित कूट का चयन करते हुए उत्तर दें। देखिए यहाँ पर समूह 1 में शब्द संक्षेप में दिए गए हैं, समूह 2 में अर्थ के बारे में दिया गया है कि इस शब्द का अर्थ क्या है और हमें क्या करना है कि इसमें से जो है उचित जो हमारा कूट है उसका चयन करना है, यानी कि जो सही है उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको, तो इसको एक एक करके मैच करते हैं हम लोग। तो पहले ए से हम मैच करेंगे डीपीआई। डीपीआई किसके साथ मैच करेगा, ये आपका पहले के साथ मैच करेगा, ठीक है। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच, इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। और इसका अर्थ होता है एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप होता है, ठीक है। ये माप करता है, क्या करता है, एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप करता है। कौन, डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म मैंने बताया डॉट पर इंच। अगला देखते हैं बी हमारा जो मैच करेगा वो तीसरे के साथ आपका मैच करेगा ये सीआरटी। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। देखिए इसका अर्थ होता है कि एक प्रकार का ये कंप्यूटर मॉनिटर होता है आपका सीआरटी, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कैथोड रे ट्यूब।
अब अगला मैच करते हैं, सी वाला जो हमारा मैच करेगा NIC, वो मैच करेगा आपका चौथे के साथ। यहाँ पर NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें अर्थ जो बताया गया कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है आपका NIC। अगला जो हमारा है D, वो है आपका CD-ROM, ये मैच करेगा आपका दूसरे के साथ। यहाँ पर CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और इसका जो अर्थ है आपका रीड ओनली स्टोरेज का यह एक उदाहरण है। तो आपको इसे याद रखना है और ऐसे ही मैच करना है, और नीचे एक कूट दिया जाता है, उस कूट को जो है आपको ट्रिक करना होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर मैचिंग किया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ICT पद के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ICT पद के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। देखिए पहला जो यहाँ पर P स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि ICT सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी का शब्द संक्षेप है, यानी सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट। और यहाँ पे Q जो हमारा स्टेटमेंट या कथन दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि ICT तक प्रभावी पहुँच वाले लोगों और अत्यंत अथवा शून्य पहुँच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है इस प्रश्न के संदर्भ में सही है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ क्यू वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिसमें बताया गया कि ICT का फुल फॉर्म मैंने बताया था, ICT का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारा क्यू वाला ऑप्शन राइट था। ICT तक प्रभावी पहुँच वाले लोगों और अत्यंत अथवा शून्य पहुँच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ये कथन जो है हमारा ICT के पद के संदर्भ में सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, क्या कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को संचालित करता है, जो भी उसमें प्रोग्राम होते हैं जिससे हम सारा कुछ ऑपरेट करते हैं, वो सारे फंक्शन काम करते हैं। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से उसका नाम क्या है। पहला जो है देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि डिवाइस ड्राइवर उसको बोलते हैं, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन स्विट बोलते हैं, और सी ऑप्शन दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जो भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप जैसे ऑपरेट करते हैं, तो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम या तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, उसमें भी कई सारे वर्जन है, विंडोज 7, 8 है, 9 है, 10 है, और भी कई अन्य कंपनियों के द्वारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, उबंटू है। इस प्रकार से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सारे फंक्शन को कंट्रोल होता है उसके द्वारा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य किस प्रकार से होता है आपके सिस्टम या लैपटॉप में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि PDF का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आप सभी लोग जो हैं PDF का बहुत ज़्यादा PDF आप फाइल भेजते हैं इधर से उधर, और PDF में कई सारे डेटा या सूचना होते हैं। तो इसी PDF का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या होता है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और यहाँ पर बी ऑप्शन है पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, और सी ऑप्शन दिया गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, और डी ऑप्शन है पोर्टेबल डेटा फॉर्म। तो आपको बताना है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, PDF का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और जब आप PDF को ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, और आप सभी PDF फाइल को देखे भी होंगे और PDF फाइल भेजते भी होंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है।
बी ऑप्शन दिया गया है 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। सी ऑप्शन दिया गया है 1024 गुणते 1024 लोबाबाइट के बराबर होता है। और डी ऑप्शन दिया गया है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो आपको इन चारों विकल्पों में से यह बताना है कि 1 टेराबाइट में कितने जो है मेगाबाइट होते हैं या गीगाबाइट होते हैं, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 1024 गीगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में आपको याद रखना है 1024 गीगाबाइट होता है। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें टाइपिंग में मिस्टेक्स था, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि DNS का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे DNS का। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं डोमेन नेम स्टैंडर्ड्स, बी ऑप्शन दिया गया है डोमेन नेम सिस्टम, और सी ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, और डी ऑप्शन दिया गया है डायनेमिक नेम स्टैंडर्ड्स। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताना है कि DNS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका डोमेन नेम सिस्टम। आपने देखा होगा कि सभी वेबसाइटों के आगे या तो .com इस प्रकार से या फिर .in इस प्रकार से और कई तरह के डोमेन नेम होते हैं। ये एक प्रकार से जैसे हमारे नाम के आगे कोई सरनेम होता है, गुप्ता होता है, शर्मा होता है, सिंह होता है, तमाम तरह के जो सरनेम होते हैं, उसी प्रकार से वेबसाइटों के आगे जो होता है वो सरनेम होता है, जिससे उन वेबसाइटों को ढूंढने में मदद मिलती है काफ़ी कुछ। तो वो सरनेम की तरह आप इसको समझ सकते हैं, ये डोमेन होते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला जो यहाँ पे कथन दिया है कि मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। दूसरा ऑप्शन है मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और सी ऑप्शन, यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है मॉडेम एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में और डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। उसके संदर्भ में नीचे आप देख सकते हैं कि कोड भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है कि 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन है 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 3 सही है, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और जो है 3 आपका सही हो जाएगा। मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। आप देख सकते हैं कि आप आज से 5 साल पहले जाएं तो आप लैपटॉप में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल करते थे, जिससे कॉलिंग भी करते थे। तो यहाँ पर ये सही है कि मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है, उससे आपका नेटवर्क आता था जिससे इंटरनेट आपका चलता था। तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, ये भी आपका सही है। तो ये दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे इस प्रश्न के संदर्भ में, इसलिए हमारा कूट में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सिम का अर्थ क्या है। सिम कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने सेलफोन में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी ऑप्शन दिया गया है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और सी ऑप्शन दिया गया है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, और डी ऑप्शन दिया गया है सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो आपको बताना है कि ये जो सिम होता है इसका फुल फॉर्म क्या है आपको, ठीक है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जो है मॉड्यूल होता है, ये इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसमें कुछ स्टोरेज भी होता है जिसमें 250 कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मैसेज कुछ आते हैं वो भी सेव हो जाते हैं, तो थोड़ा सा स्टोरेज इसमें होता है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग होता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस प्रिंटर में जो ड्राई इंक पाउडर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में,
सी ऑप्शन है यहाँ पे लेजर प्रिंटर में, और उसके बाद बी ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर में, और डी ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर में। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है इन चारों में से जिसमें ड्राई इंक पाउडर प्रयोग होता है प्रिंटिंग के समय। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लेजर प्रिंटर में जो है ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को प्रिंट करने में। बाकी इंकजेट प्रिंटर में जो है स्याही का इस्तेमाल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो ड्राई पाउडर होता है उसका इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में किया जाता है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है कि आगजनी का हमला होने से बचाने के लिए, और सी ऑप्शन है यहाँ पर अपराधीकृत हमला होने से बचाने के लिए, और बी ऑप्शन है प्राधिकृत हमला से बचाने के लिए, और डी ऑप्शन है आपका आंतरिक हमले से बचाने के लिए। तो आपको बताना है कि फायरवॉल का प्रयोग जो है किया जाता है किसके लिए, इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अपराधीकृत हमला से बचाने के लिए जो है फायरवॉल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जिससे हम इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है उसको मैनेज करते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पुलिस के लोग करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग करते हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करके फायरवॉल। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीयक भंडारण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि धीमा और कम खर्चीला होता है, बी ऑप्शन है तेज और ज़्यादा खर्चीला होता है, सी ऑप्शन है तेज और कम खर्चीला होता है, और डी ऑप्शन है धीमा और ज़्यादा खर्चीला होता है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि द्वितीयक भंडारण या सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राथमिक भंडारण या प्राइमरी स्टोरेज किस प्रकार का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, तेज और ज़्यादा खर्चीला होता है। देखिए फर्स्ट स्टोरेज में यानी प्राइमरी स्टोरेज में आपका रैम रोम आता है, ये जो है काफ़ी खर्चीला होता है। आप देखते हैं कि 4 GB रैम जब आप बढ़ाते हैं अपने फ़ोन का या अपने लैपटॉप में तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा खर्चीला होता है, लेकिन ये फास्ट वर्क करता है। यानी कि जो भी एप्लीकेशन या आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्हीं स्टोरेज होते हैं उनसे रन करते हैं। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं उसमें आपका चिप आता है, हार्ड डिस्क आता है, इस तरीके के जो है डिवाइस या जो आपके ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वेब सर्वर कहलाते हैं, बी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और सी ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और डी ऑप्शन है ब्राउज़र कहलाते हैं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये ब्राउज़र कहलाते हैं। अगर आप इंटरनेट चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक प्रकार का ब्राउज़र है जिसमें जो है आप जो है सर्च का काम करते हैं और तमाम तरह के जानकारियों को जो है सर्च करते हैं उसमें गूगल के माध्यम से। फिर मोजिला भी एक प्रकार का ब्राउज़र है, ओपेरा भी ये जो है एक प्रकार का ब्राउज़र है, और मोजिला और ओपेरा ये आपका फ़ोन में भी आप इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड वर्जन में भी ये आपको ब्राउज़र मिल जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या है, यह एक प्रकार का ब्राउज़र है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा। देखिए यहाँ पे ईमेल दिया गया है टू ram@the.test.com, फिर CC raj@the.test.com, ravi@the.test.com, यहाँ पे BCC swami.test.com, ram.test.com। तो आपको बताना है कि ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा। पहला जो ऑप्शन है इसमें ram.test.com, बी ऑप्शन है ram@the.test.com, फिर कामा raj@the.test.com, फिर कामा ravi@the.test.com,
फिर उसके बाद से सी ऑप्शन है ram@the_test.com, फिर कमा है ram@the_test.com, फिर उसके बाद डी ऑप्शन है ram@the_test.com, फिर उसके बाद ram@the_test.com, raj@the_test.com, फिर उसके बाद से लास्ट में दिया गया है ravi@the_test.com। देखिए तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ram@the_test.com, raj@the_test.com, ravi@the_test.com। इसको जो है स्वामी संदेश मिलने पर जो है इस ईमेल पतों को जो है वो जान सकेगा, आपको याद रखना है। और कल के वीडियो में मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया था। यहाँ पे जो CC है इसका मतलब होता है कार्बन कापी, और यहाँ पर जो ये BCC है ये ब्लाइंड कार्बन कापी, इसका मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस ईमेल पतों को जो है स्वामी जो है जान सकेगा, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलते जाएं। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से कम की इकाई को जो है हमें लगाना है। भंडारण की ये इकाइयाँ हैं, इनको हमें छोटे से जो है बड़े क्रम में लगाना है। यानी कि पहले जो क्रम है उसमें छोटी इकाई होनी चाहिए, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। तो आइए इसको सही क्रम में लगा लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले क्रम में आएगा हमारा बीट आता है, ये जो है भंडारण का सबसे छोटी इकाई होता है बीट। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका बाइट आता है, ये दूसरे नंबर पे आपका आएगा। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद से जो है तीसरे नंबर पे आपका ये पहला आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पे किलो बाइट। पहले बीट, बाइट, फिर किलो बाइट। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका आता है यहाँ पर मेगाबाइट आता है। चौथे नंबर पे आपका क्या आएगा, मेगाबाइट आएगा। फिर उसके बाद से पाँचवें नंबर पे आपका आएगा गीगाबाइट, और 6 नंबर पे आपका आ जाएगा टेराबाइट। ये आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। तो पहले बीट होगा, फिर उसके बाद से बाइट होगा, फिर किलो बाइट होगा, फिर चौथे नंबर पे यहाँ पर मेगाबाइट होगा, पाँचवें नंबर पे गीगाबाइट, और यहाँ पे लास्ट में 6 नंबर पे आपका टेराबाइट होगा। तो ये सही क्रम है भंडारण की इकाइयों का, आपको याद रखना है। और नीचे जो कोड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सही आंसर चुन लेंगे। तो जैसे हमने इसको क्रम में लगाया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आगे जो है डेट को मेंशन रखा है कि ये क्वेश्चन कब और किस एग्जाम में पूछा गया है और किस डेट को पूछा गया है। तो ये जो है आपका जुलाई 2018 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी से संदर्भ में जो है 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताने कि कौन सा कथन सही है। तो पहले स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं पी। तो इसमें बताया जा रहा है कि रीड ओनली मेमोरी जो है वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, आपको याद रखना है। तो रोम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यू यहाँ पे दिया गया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, और आर यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इन तीनों कथन में से हमें बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट या कथन हमारा इसमें से सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो क्यू वाला स्टेटमेंट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। आपने देखा है कि रैम को जो है बढ़ाया जा सकता है। अगर कंप्यूटर में आपका रैम है तो उसको 2 GB है तो आप उसको 4 GB कर सकते हैं, 3 GB कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉस्टली होता है थोड़ा, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि परिवर्तनशील है। रोम को जो है आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को जो है आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जो रैम मेमोरी होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं, परिवर्तनशील होता है। इसलिए हमारा इन चारों विकल्पों में से आप देख सकते हैं कि जो आपका क्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, ये 0 हो गया, लेकिन ये क्यू आपका ऑप्शन है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो क्यू वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। उसको जो है पहला ऑप्शन दिया गया माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, बी ऑप्शन है सिस्टम बोर्ड कहते हैं,
यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है मदरबोर्ड कहते हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है या आपके घर में कंप्यूटर होगा या आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे कॉलेज में वहाँ पर भी लैब में कंप्यूटर होगा, तो उस कंप्यूटर के अंदर जो एक बड़ा सा चिप होता है लगा मदर चिप होता है, उस पर छोटे छोटे कई सारे चिप्स लगे होते हैं, छोटे बड़े तमाम तरह के, तो उसको क्या कहते हैं, इन चारों विकल्पों में से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इस मदरबोर्ड पे जो तमाम छोटे बड़े जो है चिप्स लगे होते हैं और इसी से जो है सारे आपके कंप्यूटर के सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि SQL का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि SQL का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बी ऑप्शन है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सी ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तथा सिंपल क्वेरी लैंग्वेज दोनों, और डी ऑप्शन है न तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ना ही सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है SQL का फुल फॉर्म। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए ये एक प्रकार का जो है लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल से, बी ऑप्शन दिया गया है इंटरनेट की सुविधा वाले लैपटॉप से, और सी ऑप्शन है इंटरनेट की सुविधा वाले कंप्यूटर से, और डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कैसे किया जा सकता है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल जो है आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आज के समय में आप करते भी हैं, और इसके साथ ही साथ इंटरनेट की सुविधा जो है लैपटॉप से भी जो है इंटरनेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से इंटरनेट की सुविधा वाले कंप्यूटर से भी जो है आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, आपको वो बताना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है माइक्रोफोन, ये जो है आपका यहाँ पे माइक्रोफोन है, ये टाइप में थोड़ा सा ही है। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है कीबोर्ड, और फिर सी ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, और डी ऑप्शन है यहाँ पर माउस। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स ये एक प्रकार का ब्राउज़र है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे ये माइक्रोफोन जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोफोन में जो है वॉइस रिकॉर्ड होती है। आप जब बोलते हैं तो वो वॉइस अंदर जाके डेटा रिकॉर्ड होता है, फिर जब आपको सुनना होता है तो आप उसे प्ले करते हैं, फिर आवाज़ आपको सुनाई देती है, यानी कि स्पीकर जो है आपका आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। फिर उसके बाद से कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कोई भी कीबोर्ड जब आप बटन एंटर करते हैं तो एक प्रकार से इंडिकेशन जाता है आपके सिस्टम में, टाइप होता है और आपका मॉनिटर पे वो डिस्प्ले होता है। फिर माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो माइक्रोफोन, कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है आपका मोजिला फायरफॉक्स, यह एक प्रकार का ब्राउज़र है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वेब पृष्ठ पते यानी कि एड्रेस के लिए क्या नाम होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। जो भी वेबसाइट होती हैं उनके वेब एड्रेस या वेब पृष्ठ जो होते हैं उनके क्या होते हैं, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है डायरेक्टरी होते हैं, बी ऑप्शन है प्रोटोकॉल होते हैं, सी ऑप्शन है URL होते हैं, और डी ऑप्शन है डोमेन होते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, URL। देखिए URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका काम होता है कि जो आपकी वेबसाइट होती है यह एक तरह से आपके वेबसाइट के पते का काम करता है, जिसको हम वेब एड्रेस भी कह सकते हैं। तो URL क्या होता है, एक प्रकार का वेब एड्रेस होता है, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में यूएसबी का पूरा नाम क्या है या पूरा फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक जो है इसका फुल फॉर्म है, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया यूनाइटेड सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है, और डी ऑप्शन है अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक इसका फुल फॉर्म है। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर में अन्य जो डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इस तरीके के डिवाइस जो कि यूएसबी जैक होता है जिस प्रकार से इनको हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ यूएसबी के द्वारा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, यूएसबी का फुल फॉर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपका कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, और भी डिवाइसेज हो सकती हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है, तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डाटा भंडारण हम कर सकते हैं और वो क्रम हमारा सही होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि बीट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल तथा डेटाबेस, और फिर बी ऑप्शन दिया गया बीट्स, बाइट्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, फाइल तथा डाटाबेस, और फिर उसके बाद से यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बीट्स, बाइट्स, फील्ड्स, फाइल, रिकॉर्ड्स तथा डाटाबेस, फिर उसके बाद से यहाँ पे डी ऑप्शन है बाइट्स, बीट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेस। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि डाटा भंडारण के अधिक्रम में कौन सा ऑप्शन शामिल है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीट्स, बाइट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेस जो है ये सभी जो है डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। आपको याद रखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसको मैंने ऊपर आपको बताया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम नवंबर 2017 और जून 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है मेगाबाइट्स, और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया गीगाबाइट, और बी ऑप्शन है किलोबाइट, और फिर डी ऑप्शन है आपका टेराबाइट। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 अरब बिलियन कैरेक्टर प्रदर्शित होता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, गीगाबाइट, जिसमें हम 1 अरब मिलियन कैरेक्टर्स जो है इसमें प्रदर्शित होता है। आपको याद रखना है कि 1 अरब बिलियन कैरेक्टर प्रदर्शित करता है गीगाबाइट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक इसलिए करिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।